ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सेल। एंड एक्सेल जो कि आईटी टूल का सिलेबस है ओ लेवल में। और ये जो सिलेबस है एक्सेल का, इसमें जो कंटेंट्स हैं ये बेसिकली ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों ही क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन कैसे करते हैं ये चीज़ें देखते हैं, और फिर आगे इसमें देखते हैं कि इसमें आगे की क्या क्या चीजें होती हैं और एक्सेल क्यों यूज किया जाता है। तो ये देखिए, मैं एक्सेल ओपन करूंगा क्योंकि एक्सेल एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट है, उसी तरीके से एक्सेल भी एमएस ऑफिस पैकेज का ही सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ पर एमएस ऑफिस पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें 2007 या 2008 का कोई वर्जन पड़ा हो। फिलहाल यहाँ पर ये 2010 है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए, एक्सेल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ एक्सेल ओपन हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक सीट आपको दिखाई दे रही है एक्सेल में। जैसे ये जो सीट है इसे रेक्टेंगुलर, इसमें कई सारे खाने बने हुए हैं, और ये जो खाने होते हैं ये कहा जाता है सेल। इसको बोला जाता है सेल। लिख भी दे रहा हूँ, सेल्स। और ये जो पूरी सीट है जो आप यहाँ से लेके यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरी सीट कही जाती है वर्कशीट। इसको बोला जाता है वर्कशीट, ठीक है। मैं नोटपैड भी ओपन कर दे रहा हूँ ताकि इसमें जो चीज मैं कहूँ वो आप लिखते भी चलें। तो ये जो सीट आप देख रहे हैं ये सीट कही जाती है वर्कशीट। वर्कशीट, वर्कशीट जो होता है वो एक तरीके से पेजेस की तरह होता है। जैसे एमएस वर्ड में आप देखते थे कि कई सारे पेजेस होते हैं, उसी तरीके से एक्सेल में वर्कशीट एक तरीके का पेज होती है, राइट। आप तो अगर लिखना चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं कि वर्कशीट आर जस्ट लाइक पेजेस इन एक्सेल, ठीक है। वर्कशीट में कई सारे सेल्स बने रहते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर सेल्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेल्स होते हैं इनको ये जो रेक्टेंगुलर खांचे होते हैं बेसिकली, इनको सेल्स बोला जाता है। और एक वर्कशीट में कई सारी सेल्स हो सकती हैं या होती हैं। वर्कशीट ये कॉलम्स एंड रोज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पर जो कॉलम स्टार्ट होता है वो ए से लेकर, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कहाँ तक? ये देखिए, सबसे जो लास्ट कॉलम होगा वो होगा एक्स एफ डी। तो एक्सेल सीट में सबसे जो लास्ट कॉलम होता है वो होता है एक्स एफ डी। और इसी तरीके से स्टार्टिंग कॉलम जो होता है वो स्टार्ट होता है ए से। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज बनी हुई है, जैसे कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, पांचवी रो है। और इस तरीके से करके यहाँ पर टोटल 10,48,576 रोज होती हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मैं यहाँ पर सबसे लास्ट रो पर पहुंच गया हूँ। और ये नंबर आप पढ़ पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है 10,48,576। तो टोटल यहाँ पर इतनी रोज होती हैं। और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि यहाँ पर अगर रोज कितनी होती है एक्सेल 2007 के केस में। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इन 2007 2010 एक्सेल देयर इज टोटल 10,48,576 रोज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम्स टोटल कितने होते हैं? वो होते हैं 16,384। 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रोज होती हैं।
राइट। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर जो सबसे लास्ट कॉलम होगा उसका जो नाम होता है वो होता है XFD। तो और कुछ भी हम लोग एक्सेल के बारे में जरा देखते हैं। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं, दिस इज टाइटल बार। ये जो विंडो होती है ये टाइटल बार कही जाती है। राइट साइड में तीन बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज से एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज हो जाएगा और क्लोज बटन से क्लोज हो जाएगा। ये सारी चीजें आपने MS वर्ड में भी देखा था। जैसे आपने देखा था MS वर्ड में कि अलग अलग मेनूज होते हैं, वैसे यहाँ पर फाइल मेनू होती है। वो फाइल मेनू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट। इसी तरीके से होम मेनू में देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। इसी तरीके से इंसर्ट मेनू में ये देखिए इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, फिल्टर्स, लिंक्स, पेज लेआउट। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर टैब्स बने हुए हैं, जो कि हम लोग अलग अलग तरीके से सिंगल वन बाय वन समय आने पर देखेंगे कि कौन सा टैब या कौन सा ऑप्शन किस तरीके से यूज में लाया जाता है। एक्सेल का जो यूज है वो बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस या कोई मुझे रिपोर्ट तैयार करना होता है, रिपोर्ट प्रिपरेशन, तो ऐसे केसेस में हम लोग MS एक्सेल यूज करते हैं। आपको पता है कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट अलग अलग काम के लिए जो यूज होता है। जैसे कि MS वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक्सेल डेटा एनालिसिस के लिए या रिपोर्ट प्रिपरेशन करने के लिए, और इसी तरीके से पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। एक्सेल में डेटा एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट मेनू में देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, ठीक है, जिसके जरिए आप अलग अलग तरीके से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए कुछ बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज ए टेबल, ठीक है। इसी तरीके से डेटा मेनू में फिल्टरिंग, एडवांस फिल्टरिंग, टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेशन, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट डेटा एनालिसिस टूल जिसके जरिए कि एक्सेल में डेटा एनालिसिस किया जा सकता है। राइट, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? रिप्लाई करिए, यस आवाज आ रही है? सर। चलिए, ओके। तो चलिए कुछ बेसिक से ऑपरेशन इसमें ऑप्शंस हैं जो कि ओ लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनको तो पहले से पता है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिपल C के भी स्टूडेंट लॉगिन है। तो मैं थोड़ा सा वन बाय वन देख लेता हूँ कि किससे क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कट का ऑप्शन बना हुआ है, इसी तरीके से कॉपी का, पेस्ट का, फॉर्मेट पेंटर है एंड पेस्ट। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा वेलकम टू ऑल, ठीक है, और ये मैंने इस सेल में लिखा हुआ है। और इस सेल का नाम क्या है यहाँ पर आप देखें तो जितनी भी सेल्स आप देख रहे हैं उन सेल्स का अलग अलग नाम होता है। जैसे एक शहर में अलग अलग घर होते हैं तो उन घर से रिलेटेड मकान नंबर होता है, उसी तरीके से एक वर्कशीट में अलग अलग सेल्स होती हैं और उन सेल्स का अलग अलग नंबर होता है। जैसे कि इस सेल को देखें तो यहाँ पर इसका नंबर कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले आप कॉलम नेम लिखते हैं, सॉरी कॉलम नेम क्या है, ई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ई लिखूंगा, और चाहे आप स्मॉल में लिखें चाहे कैपिटल में लिखें कोई बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर रो नंबर देखें तो ये ई जो मैंने लिखा हुआ है किस रो में लिखा हुआ है, 8 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 8 कर दूंगा। तो इस तरीके से इस सेल का जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा वो हो जाएगा E8। और ये चीज आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं। ये देखिए ये जो बना हुआ है ये नेम बॉक्स कहा जाता है इसको, एक्सेल में ये नेम बॉक्स है। और जो भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड नेम यहाँ पर नेम बॉक्स में दिखाई दे जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, H, और रो नंबर कितना है 20, तो यहाँ पर सेल एड्रेस हो जाएगा H20। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जस्ट कॉलम नंबर कितना है C एंड रो नंबर कितना है 2, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा C2। तो इस तरीके से अलग अलग सेल से रिलेटेड अलग अलग एड्रेस होते हैं। सेल एड्रेस फार्मूला बनाने के काम में आता है। आप आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग फार्मूला डिजाइन करते हैं और उसमें किस तरीके से सेल एड्रेस यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखें कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर वेलकम टू ऑल, ये देखिए
4 में मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू ऑल। ये मुझे स्टाइल चेंज करना हुआ तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पर कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी स्टाइल आप, जैसे एरियल ब्लैक मैंने किया तो ये देखिए एरियल ब्लैक यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए ये देखिए ऑप्शंस बने हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट्स बना हुआ है, जैसे कि आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। 72 पर आप करेंगे तो मैक्सिमम साइज हो जाएगी और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए दो बटन्स भी बनी हुई है, दिस इज द इंक्रीज फॉन्ट एंड दिस इज द डिक्रीज फॉन्ट। आप यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये 3 बटन्स हैं, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी बोल्ड है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इटैलिक में आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा ये जो कंटेंट है वो इटैलिक हो गया। और अंडरलाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन आ जाएगी। अगर मुझे ये लाइन हटाना है तो मैं यहाँ पर दोबारा यू पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर आई पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये अनइटैलिसाइज हो गया। और बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये जो बोल्ड है वो अनबोल्ड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कुछ कलर चेंज करना हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा। फिर आप यहाँ पर टेक्स्ट कलर पर जाइए तो ये देखिए यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ। आप चाहें तो और भी कोई कलर ले सकते हैं, ये देखिए अलग अलग कलर्स हैं, तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ से ये आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये जो है ये देखिए यहाँ से आप फिल कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर आप ले लीजिए। तो सपोज दैट मैं येलो कलर ले लेता हूँ तो ये देखिए इसमें पूरा बैकग्राउंड में येलो हो जाएगा। ये जो कॉलम्स होते हैं या रोज होते हैं इनको आप मैनुअली भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ए यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ऐसे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये पूरी कॉलम जो है ये इस तरीके से साइज यहाँ पर बढ़ जाएगी। और भी बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने मैनुअली इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके लिए ऑप्शन भी है, लेकिन ऑप्शन मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल मैनुअल देखें कि इसको कैसे करते हैं। फिर आप रो में जो विथ है, जो कि रो विथ कही जाती है, अगर आप उसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे ये देखिए 1 है तो इसको मैं इस तरीके से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। कोई भी रो आप इसी तरीके से, ये देखिए मैं इसको मैनुअल तरीके से भी कम या ज्यादा हाइट कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज ऑप्शन से भी की जा सकती है, लेकिन आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें बॉर्डर दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये सेल है और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं बॉर्डर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इस सेल में मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए सेल बॉर्डर पर जाता हूँ। और मुझे चारों तरफ यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इसके चारों तरफ एक इस तरीके से बॉर्डर दिखाई दे जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर एक्सेल में अलाइनमेंट क्या होता है, मतलब अलाइनमेंट इन एक्सेल, राइट। अलाइनमेंट इन एक्सेल, अलाइनमेंट इन एक्सेल। जिसके भी तरफ से आवाज आ रही हो वो माइक ऑफ कर सकते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बैकएंड में वॉइस है तो आप माइक ऑफ कर दीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके, तो अलाइनमेंट होता क्या है, जैसे कि आप एमएस वर्ड में भी ऑलरेडी अलाइनमेंट देख चुके हैं कि 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, उसी तरीके से एक्सेल में भी यहाँ पर अलाइनमेंट होते हैं। जैसे कि ये कहा जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये कहा जाता है सेंटर और ये कहा जाता है राइट, राइट। तो अलाइनमेंट कौन कौन से आपने देखा, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, इसी तरीके से सेंटर अलाइनमेंट और इसी तरीके से राइट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो होता है वो Ctrl+L होता है। इसी तरीके से राइट सेंटर अलाइनमेंट के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है वो Ctrl+V
ई होता है, और इसी तरीके से राइट अलाइनमेंट के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस आर, राइट। ओके, तो अलाइनमेंट किस तरीके से यूज होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोज दैट 50 लिखा हुआ है। अभी आप देखिए, जब मैं 50 लिखता हूं और इंटर करता हूं सेल में, तो ये बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड हो जा रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ पर लिखा था और बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर राइट होता है, राइट साइड में आ गया। 50 एक नंबर है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि 15.3 लिखते हैं और इंटर करते हैं, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये राइट साइड में आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू लिखता हूँ सेल में, जैसे कि मैंने यहाँ पर के लिखा, और ये देखिए मैं इंटर करता हूँ, तो ये राइट में नहीं आ रहा है बल्कि लेफ्ट में ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेल में किसी भी सेल में जब आप इंटीजर वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड हो जाता है, और जब आप कोई टेक्सटुअल वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कि एक्सेल में, इन एक्सेल, एक्सेल फॉर नंबर्स द अलाइनमेंट, या यहां पर अलाइनमेंट के बजाय बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट आप लिख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज राइट। ठीक है, एंड फॉर कैरेक्टर्स और टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज लेफ्ट। ओके, तो नंबर्स के केस में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है, और टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स के लिए बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। अगर आप नंबर को लेफ्ट अलाइनमेंट में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक कर देता हूँ, राइट। तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे सेंटर करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ये सेंटर अलाइंड आ जा रहा है, इसका मतलब ये सेंटर अलाइनमेंट में एडजस्ट हो गया है। इसी तरीके से स्ट्रिंग के केस में या कैरेक्टर के केस में अगर मुझे अलाइनमेंट राइट करना है तो मैं यहाँ पर राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करूंगा। अगर मुझे अलाइनमेंट सेंटर करना है तो मैं यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अगर सेल और भी ज्यादा, यहाँ पर देखिए मैं विड्थ ऑफ द सेल और भी बढ़ा दे रहा हूं, तो ये देखिए ये मैंने यहाँ से विड्थ बढ़ा दिया, तो अभी ये आप देख रहे हैं कि 50 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेंटर अलाइनमेंट में है। अब मैं इसको सेंटर मिडिल करता हूँ। सेंटर मिडिल का मतलब होता है कि ये देखिए अगर विड्थ ऑफ द सेल ये बढ़ा दी जाए तो ये देखिए सेंटर विथ में अगर मैं इसको लाऊं तो ये यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे आएगा, ये देखिए सेंटर के ऊपर सेंटर विथ लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए सेंटर विथ में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे लेफ्ट करना है तो यहाँ पर मैं लेफ्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट पर आ गया। और मुझे लेफ्ट टॉप इसको एडजस्ट करना है, मतलब यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट टॉप में एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो इसको राइट में कर सकता हूँ, ये देखिए राइट टॉप है, और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये नीचे आ गया। तो अलाइनमेंट आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब सपोज दैट कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट। और इस पर मुझे रैप, यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन अप्लाई करना है। जैसे कि कई बार रिपोर्ट मुझे ऐसी चाहिए होती है कि जिसमें फॉन्ट कुछ अलग एंगल से लिखे हो, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एंगल अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने 10 यहाँ पर सेलेक्ट किया, या 50 पर पहले अप्लाई करते हैं सिंगल वैल्यू पर। तो ये देखिए 50 में ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कर देता हूँ कि एंगल काउंटर क्लॉक। तो ये देखिए ये इस तरीके से एडजस्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से फिर मैं अगर यहाँ पर चाहूँ
कि एंगल क्लॉकवाइज, तो ये देखिए क्लॉकवाइज एडजस्ट हो गया। फिर यहाँ पर वर्टिकल करना चाहूँ तो ये देखिए वर्टिकल भी हो जाएगा, 50 वर्टिकली एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर रोटेट टेक्स्ट अप, और इसी तरीके से फिर यहाँ पर देखिए डाउन, और इस तरीके से मैं इसको क्लॉकवाइज एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज एक्सेल में नई है जो कि वर्ड में नहीं थी, लेकिन एक्सेल में आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर रैप टेक्स्ट, रैपिंग का क्या मतलब होता है? रैपिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए इस सेल में, या इस सेल को आप लीजिए, ठीक है, जैसे कि इस सेल में आप विथ देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक है। अगर मैं कोई चीज लिखता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू ऑल, ठीक है, इन KNICEITC, तो एक चीज आप देख रहे हैं कि ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ये इस सेल से बाहर आ जा रहा है, राइट। अगर मैं इसमें और भी चीजें लिखूं तो ये, जैसे कि मैंने यहाँ पर सुल्तानपुर लिख दिया, तो ये ऐसे ही बाहर आता चला जाएगा। अब समस्या ये है कि क्या ये एक ही सेल में एडजस्ट हो सकता है? तो यस, ये एक सेल में भी एडजस्ट हो सकता है। पूरा होल पैराग्राफ आप एक सेल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, वो चीज आप करेंगे यहाँ पर रैपिंग से। तो ये देखिए रैप टेक्स्ट है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ रैप टेक्स्ट, तो ये सारी चीजें एक सेल में एडजस्ट हो गई। ये देखिए, अब आप यहाँ पर कितनी भी चीजें लिखेंगे वो इस सेल से बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये देखिए आप इंटर करेंगे तो ये एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से रैपिंग होता क्या है, ये पहले आप लिख लें कि रैपिंग है क्या। रैपिंग, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा थ्रो दिस ऑप्शन यू कैन एडजस्ट द कंटेंट of the cell into a single cell. Wrapping through this option, you can adjust the content of the cell into a single cell. इसके जरिए आप जो सेल के जो कंटेंट्स होते हैं उसको आप एक सिंगल सेल में ही एडजस्ट कर सकते हैं। लिख लिए? यस सर। यस सर। हो गया? यस सर। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर देखिए मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी एक कंटेंट लिखता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि वेलकम, चलिए यही लिख देता हूं, वेलकम टू सुल्तानपुर, ठीक है, वेलकम टू सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा कंटेंट है ये इस सेल से बाहर आ गया है, ये इस सेल में भी आ गया है, इस सेल में भी आ गया है। और इस सेल में आप देखें तो एड्रेस दूसरा है, जैसे यहाँ पर आप देखिए तो D3 लिखा हुआ है, राइट। तो D3 ये इस सेल के लिए एड्रेस है। फिर आप इस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एड्रेस अलग है, E3 पड़ा हुआ है। इसी तरीके से इस सेल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एड्रेस F3 पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये इतना एक अलग एड्रेस है, इतना एक अलग सेल है, और इतना एक अलग सेल है। अगर मैं ये तीनों सेल मिक्सअप करना चाह रहा हूं, मर्ज करना चाह रहा हूं, मतलब तीनों सेल मिलाकर एक सिंगल सेल बनाना चाह रहा हूं, तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर मर्जिंग करना पड़ेगा। ये देखिए मर्ज ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मर्ज सेल। और जैसे ही मैं यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये तीनों सेल अब अलग अलग नहीं रही बल्कि एक सेल हो चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए आप डेफिनेशन नेम बॉक्स में आप देखिए तो यहाँ पर आपको D3 दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तब भी D3 दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तब भी D3 दिखाई देगा, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तब भी मुझे D3
दिखाई देगा। तो मर्जिंग का क्या मतलब होता है? मर्जिंग मतलब कि कई सारी सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाना, ये चीज सेल मर्जिंग कही जाती है। इसको लिख लीजिएगा, सेल मर्जिंग is the process to merge various cell into a single cell. Cell merging is the process to merge various cell into a single cell. कई सारी सेल्स आप मर्ज करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये चीज कही जाती है सेल मर्जिंग, राइट? हो गया? यस सर। चलिए, ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे जिसके ऑप्शंस हैं, जैसे नंबर से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड। और ध्यान रखिए कि एक्सेल थोड़ा सा टफ सॉफ्टवेयर इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्सेस होते हैं जो कि आपको याद करना पड़ता है अलग से, ठीक है? इसलिए कोशिश ये करिएगा कि आप रेगुलर कंटिन्यूअस क्लासेस में बने रहें और अपसेंट ना हो। फिलहाल मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर है तो मैं इसको एज ए वीडियो भी रिकॉर्ड करूं और हो सके तो यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करूं, राइट? तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम लोग कल तो छुट्टी है ही है, कल परसों ट्यूसडे को मिलते हैं, राइट? ओके सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir.